बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के समय में जब साहित्य और इतिहास को 15 सेकंड और 30 सेकंड के रील्स में और 1 मिनट के वीडियो में समझने और समझाने की परंपरा विकसित हो गई हो, उस समय में जब इतिहास 2 जगहों पे लिखा जाता हो, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और एक पुस्तकों में, ऐसे में हम जयंत सिन्हा जैसे इतिहासकार को, सलील मिश्र जैसे इतिहासकार को, मणिनाथ ठाकुर जैसे इतिहासकार को, SNR बिजली जैसे इतिहासकार को सुन के गौरवान्वित महसूस होते हैं। एक शायर की सर पंक्तियां हैं कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें बस दुआ मिली, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। या यूं कहें कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो इस बातचीत के साथ मैं आज के दूसरे सृजनात्मक इतिहास वार्षिक व्याख्यान के लिए प्रोफेसर सलील मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बड़े आदर के साथ आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय रिजवी सर, प्रशांत जी, महेंद्र प्रसाद जी, रश्मि जी, सिन्हा साहब, आशीष जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि इतिहास लेखन आज के दौर में किस तरह के संकट, किस तरह की चुनौतियों के साथ गुजर रहा है। और निश्चित रूप से जो 1857 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन जो एक खास संकट के दौर से भी गुजर रहा है, एक चुनौती के दौर से भी गुजर रहा है, तो उसको मैं 15-20 मिनट में समझने की और आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अक्सर ये निश्चित है कि हम जब इतिहास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो 2 अलग अलग मायने में करते हैं, हिस्ट्री का या इतिहास का। एक तो अतीत के मायने में, जब हम कहते हैं कि इतिहास में क्या हुआ तो हम कहते हैं कि अतीत में क्या हुआ। लेकिन दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि इतिहास गवाह है या इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा या इतिहास की ये वर्डिक्ट है, तब हम अतीत के मायने में नहीं कह रहे होते हैं, तब हम कह रहे होते हैं हिस्ट्री राइटिंग या इतिहास लेखन के रूप में। तो अक्सर हम एक स्विच हो जाता है, अक्सर इतिहास से हमारा अभिप्राय अतीत से भी होता है, लेकिन एक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक लेखन की जो परंपरा है अतीत के ऊपर, उससे भी होता है। तो जो संकट है वो इतिहास का संकट नहीं है, अतीत का संकट नहीं है। अतीत को जो होना था वो हो गया है। संकट या चुनौती जो है वो इतिहास लेखन या उस बॉडी ऑफ नॉलेज या उस परंपरा के साथ में है जिसकी कि हमें बहुत ज़रूरत भी है और जो एक खास तौर से संकट के दौर से गुजर भी रहा है। तो उसी पर मैं अपनी बात आज 20 मिनट में लगभग फोकस करना चाहूँगा। दोस्तों, इतिहास लेखन का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, ये बहुत स्पष्ट बात है, और इसमें काफ़ी विविधता भी रही है। अगर हम अलग अलग समाजों को देखते हैं तो ग्रीक समाज में, चीनी समाज में, भारत में, अरब में, फारसी समाज में इतिहास लेखन की काफ़ी अलग अलग परंपराएं रही और अतीत को, अपने अतीत को देखने समझने का नज़रिया भी काफ़ी अलग अलग रहा। एक समय हमारे इतिहास में ऐसा आता है, हमारे अतीत में ऐसा आता है कि ये बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो उस पर एक खास नज़रिया, एक खास पर्सपेक्टिव जो है वो हावी होने लगता है, और वो यूरोप से आता है। लगभग 14वीं 15वीं सदी से, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हैं,
लगभग 14वीं-15वीं सदी से जो पुनर्जागरण का दौर है यूरोप में, उसमें इतिहास के ऊपर एक खास, एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट नजरिया आता है और वो बहुत डोमिनेंट हो जाता है। और वो विशिष्ट नजरिया क्या है? वो ये है कि अतीत हमारा बहुत गौरवमयी था, बहुत स्वर्णिम था, बहुत गोल्डन था। ग्रीक और रोमन एंटीक्विटी को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि एकदम से ढलान आ गया, एकदम से डिक्लाइन आ गया, और उसके बाद हमारा अतीत है। तो एक तो अपने वर्तमान है, तो एक तो अतीत को अलग अलग काल खंडों में, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करने की जो प्रवृत्ति थी, ये रेनेसां के दौरान में शुरू होती है। आने वाले समय में इसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं, और पहली तब्दीली जो खास ये आती है कि अतीत को देखने का हमारा नजरिया जो है वो एक लीनियर, एक लाइन में, एकांगी और प्रोग्रेसिव हो जाता है। लीनियर से तो मतलब ये है कि लगता है कि समय एक खास तरीके से अतीत और वर्तमान हमारा जुड़ा हुआ है, और प्रोग्रेसिव नजरिए से मतलब ये है कि ये मान लिया गया कि कोई गोल्डन एज नहीं थी, अतीत हमारा अंधकार में था, फिर कुछ बेहतर हुआ, हमारा वर्तमान और अच्छा है, लेकिन भविष्य और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो एक बहुत ही आशावादी, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नजरिया जो 18वीं सदी के यूरोप में, और जिस तरह की तब्दीलियां 18वीं सदी के 19वीं सदी के यूरोप में हो रही थी, तो उसकी वजह से अतीत को लेके, वर्तमान को लेके और भविष्य को लेके ये एक बिल्कुल ही नए तरीके का नजरिया आता है। खास बात ये होती है कि ये नजरिया यूनिवर्सल बन जाता है। ये सिर्फ यूरोप तक नहीं रहता है, क्योंकि यूरोप के लोग, यही समय है जब वो बाकी दुनिया पे प्रभुत्व अपना शामिल करते हैं, सारी की सारी दुनिया को डोमिनेट कर लेते हैं। तो जब यूरोप के लोग बाकी दुनिया के हिस्सों में राजनीतिक प्रभुत्व के लिए जाते हैं, तो सिर्फ राजनीतिक प्रभुत्व नहीं होता है, वो अपने विचार भी ले जाते हैं, और उनके विचार भी गैर यूरोपीय समाजों में बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये वो दौर है कि अतीत को लेके, काल को लेके, अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेके एक खास समझ बन रही है, और वो समझ यूरोप में बन रही है, यूरोप के यथार्थ पर आधारित है, लेकिन वो समझ लगभग पूरी दुनिया में चली जाती है। इसलिए कि यही वो समय है जब यूरोप के थोड़े से देश लगभग पूरी दुनिया पे शासन कर लेते हैं। तो उनके विचार, उनकी ज्ञान परंपराएं, उनकी नॉलेज सिस्टम्स वो पूरी दुनिया पे हावी हो जाते हैं, और उस वर्चस्व से अभी भी हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने यूरोप का राजनीतिक प्रभुत्व कम हो गया है, आर्थिक प्रभुत्व कम हो गया है, लेकिन जो दिमाग पर, जो ज्ञान की दुनिया पे, जो ज्ञान की परंपराओं पे जो यूरोप का ठप्पा लगा हुआ है, उससे अभी भी हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा 19वीं सदी में खास तौर पे होता है। 19वीं सदी का दौर वो है जबकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी की पूरी दुनिया पे यूरोप का डोमिनेशन होता है, और 19वीं सदी वो है जबकि एक आधुनिक ज्ञान, सोशल साइंस नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज, इंसानी समाजों के बारे में, इंसानी दुनिया के बारे में, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में एक आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की शुरुआत यूरोप से हो रही है 19वीं सदी में, और यही वो दौर है जबकि पूरी दुनिया पे यूरोप का प्रभुत्व भी हो रहा है। तो हमारा जो आधुनिक ज्ञान जो बन रहा है, उस पर एक यूरोप का ठप्पा या यूरोप का स्टैंप लगेगा, ये लगभग इनएविटेबल सी बात है, अवश्य भावी सी बात है। और आधुनिक विज्ञान के इन्फ्लुएंस में, मॉडर्न साइंस के इन्फ्लुएंस में, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के इन्फ्लुएंस में, हमारा जो आधुनिक ज्ञान है, जो सोशल साइंस है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नए तरीके के दावे सामने रखते हैं। इस तरह के दावे पहले भी नहीं रखे गए थे, और 20वीं सदी में भी इस तरह के दावों पे काफी सवालिया निशान लगे। पहला तो दावा ये आया जिसको कि हम कहेंगे कॉग्निटिव क्लेम, कि अगर हम नेचुरल दुनिया को प्रिसीजन और पूरी सच्चाई और पूरी संपूर्णता के साथ समझ सकते हैं, अगर हम नेचुरल वर्ल्ड को समझ सकते हैं, तो इंसानी दुनिया को भी हम उसी प्रिसीजन के साथ में समझ सकते हैं। जिस तरह से नेचुरल दुनिया के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, और उन नियम को हम समझ लेते हैं, रात दिन कैसे होता है, सर्दी गर्मी कैसे होती है, बरसात कैसे होती है, तो हमने नेचुरल दुनिया को समझ लिया।
लेकिन इंसानी दुनिया के भी कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं। उन नियम को हम समझ लेंगे तो सारी की सारी इंसानी दुनिया को, लोगों को हम प्रिसीजन, फाइनलिटी के साथ समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा, कॉग्निटिव दावा आया सोशियोलॉजी की दुनिया से। ऑगस्ट कॉम्ट का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ एक ट्रांसफॉर्मेटिव क्लेम किया है कि न सिर्फ हम दुनिया को समझ सकते हैं, हम दुनिया को बदल भी सकते हैं। कार्ल मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण जो वक्तव्य है कि philosophers have only tried to interpret the world, the point is to change it। अभी तक ज्ञानी लोगों ने सिर्फ दुनिया को समझने की कोशिश की है, लेकिन समझने से क्या होगा, हमें दुनिया को बदलना है। और ये दावा आया कि ये बदलना एक बेहतर दिशा में न सिर्फ मुमकिन है बल्कि अवश्य भावी है, हो के रहेगा। एक दावा था सर्टेनिटी का कि ये दुनिया बेहतर होगी और इंसानी लोग अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, परफेक्ट समाज बना सकते हैं। प्रिडिक्टिव क्लेम आया, ये भी बताया गया कि जिस तरीके से हमारा अतीत कुछ दौर से होकर गुजरा है, हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगले 50 साल में, 100 साल में इंसानी समाज, उनकी संस्थाएं, उनकी प्रक्रियाएं किस दौर से गुजरेंगी। और साथ ही साथ एक और विद्वान है जिनका रश्मि जी ने भी जिक्र किया था, फ्रॉइड। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी के जो डिस्टॉर्शंस हैं, वायलेंट टेंडेंसीज हैं, नेगेटिविटी है, डिस्टॉर्शंस हैं, राइवलरी है, एंगर है, उसको भी समझा जा सकता है, इसलिए कि वो हमारी कुछ इनर फोर्सेस है, सबकॉन्शियस है, उसकी वर्किंग से होता है और उसको क्योर भी किया जा सकता है। एक थेरेप्यूटिक भी क्लेम आया। तो 19वीं सदी में यूरोप में सोशल साइंस की दुनिया में 4 बहुत ही अद्भुत, अभूतपूर्व और अब अनप्रेसिडेंटेड किस्म के दावे किए गए। कॉग्निटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, प्रेडिक्टिव, भविष्य को बताने वाले, और थेरेप्यूटिक कि हम गड़बड़ियों में ठीक भी कर लेंगे। इसी सब के इतिहास, इसी सब के इन्फ्लुएंस में इतिहास की दुनिया में भी कुछ दावे किए जाते हैं, वो भी यूरोप से ही हो रहे हैं। और वो दावे ये हैं कि अगर दुनिया एक है तो एक हम यूनिवर्सल हिस्ट्री लिख सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों की का इतिहास लिखेंगे। यूनिवर्सल हिस्ट्री मुमकिन है, अल्टीमेट हिस्ट्री मुमकिन है। हम बिल्कुल ही अल्टीमेट हिस्ट्री इस तरह के लिख देंगे कि उसके बाद में उसको बेटर नहीं किया जा सकता है। अगर हम 1857 के इतिहास देखेंगे तो वो इतने दौरों से गुजरता है कि अल्टीमेट हिस्ट्री की तो बात ही हम नहीं कर सकते, लेकिन ये दावा भी किया गया। और साथ ही साथ ये कि सर्वसम्मति वाला इतिहास लिखेंगे, कॉन्सेंसुअल इतिहास लिखेंगे। हम तथ्यों को देख के हमारा जो इतिहास होगा वो ऐसा होगा कि उसमें सर्वसम्मति रहेगी, उसमें 2 या राय या 3 राय नहीं होगी। अल्टीमेट, ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल, कॉन्सेंसुअल इतिहास लिखा जाएगा। इस तरह के कुछ दावे 19वीं सदी यूरोप से होते हैं। 20वीं सदी में इन सब दावों को काफी चुनौती मिलती है, इन सारे दावों को चुनौती मिलती है। आज की बात मैं सिर्फ इतिहास पे कहूंगा, बाकी सोशल साइंस पे नहीं कहूंगा। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और यूनिवर्सल इतिहास पर सबसे बड़ी चुनौती आती है विश्व युद्ध के दौरान में। विश्व युद्ध के दौरान में, पहले विश्व युद्ध में ये माना गया कि इंग्लैंड का इतिहास अलग है, जर्मनी का इतिहास अलग है। हर देश अपना इतिहास इस तरह से लिख रहा है जो कि दूसरे देश के इतिहास से अलग है। अगर सारे देश अपना इतिहास अलग लिख रहे हैं, अगर इतिहास जो है वो बेसिकली राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, हर देश का अपना प्रोजेक्ट होता है, तो फिर यूनिवर्सल हिस्ट्री का तो मसला ही नहीं रहा। फिर सही इतिहास कौन सा है, ये भी एक विवाद का मसला हो गया। तो इतिहास लेखन में ऑब्जेक्टिविटी का बड़ा मसला है और यूनिवर्सल हिस्ट्री एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, उसको रियलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बात लगभग जो है वो विश्व युद्ध के इतिहासों से काफी क्लियर हो गई है। इसी के साथ में 20वीं सदी की जो दुनिया है उसमें एक लोकतांत्रिकरण होता है। यूरोप प्रभुत्व को चुनौती दी जाती है। गैर यूरोपीय देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, वो संघर्ष करते हैं अपनी आज़ादी के लिए। और इन सब देशों के अंदर में भी एक लोकतांत्रिकरण हो रहा है। जो बात इतिहास में 19वीं सदी से पहले कभी नहीं हुई थी वो ये कि किसान, मजदूर, महिलाएं, ट्राइबल्स, हाशिए के लोग वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। और वो मांग समाज में या समाज के संसाधनों में नहीं करते हैं, वो इतिहास में भी अपने आप को ढूंढते हैं।
वो इतिहास में भी कहते हैं कि असली वैलिड इतिहास वो है जो कि जिसमें कि ये बताया जाएगा कि किसानों की जगह कहाँ पर है, जनजातियों की जगह कहाँ पर है, महिलाओं की जगह कहाँ पर है। तो एक खास तरह से जिस तरह से सामाजिक जीवन का, लिव्ड लाइफ का लोकतांत्रिकरण हो रहा है, उसी तरीके से इतिहास लेखन में भी एक खास तरह से लोकतांत्रिकरण होता है। तमाम वर्गों का इतिहास, समूहों का इतिहास, ग्रुप्स का इतिहास, वंचित समूहों का इतिहास, उस पर जोर होने लगा और वो लिखा जाने लगा। भारत में भी तमाम देशों में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बन गया था। साथ ही साथ और भी इतिहास को लेके नई चुनौतियां आई। पहली चुनौती तो यही आई कि अगर हर इतिहास राष्ट्रीय इतिहास है, हर राष्ट्र, हर देश अपना इतिहास अलग अलग तरह से लिख रहा है, इंग्लैंड अलग लिख रहा है, जर्मनी अलग लिख रहा है, अगर ऐसा है लेकिन हर देश की, हर राष्ट्र की सीमा रेखाएं बदल रही हैं, कोई वो नहीं है जो कि एक थी, जो एक जर्मनी था वो 2 जर्मनी हो गए, 4 जर्मनी हो गए, फिर 1 हो गए, जो एक भारत था वो 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 हो गए। तो यहाँ पर इतिहास कैसे लिखा जाएगा, वो राष्ट्रीय इतिहास कैसे होगा, पाकिस्तान के इतिहास की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, 1947 से की जाएगी या मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि हर देश में, हर समाज के लोगों को, इतिहासकारों को झकझोर रहे थे। और साथ ही साथ एक और नई चीज 20वीं सदी में हुई, वो ये हुई कि इतिहास और या अतीत एक विवादास्पद क्षेत्र बन गया, एक विवाद का मुद्दा बन गया। एक तो इसलिए बन गया कि तमाम क्षेत्र, तमाम समुदाय अपनी लेजिटिमेसी अतीत में खोजने में लग गए, चाहे वो दलित हैं भारत में, या महिलाएं हैं, या वनवासी हैं, वो अपना दावा जो रख रहे हैं वो एक अतीत के आधार पर रख रहे हैं, वो अतीत में जा रहे हैं, अतीत के बारे में बता रहे हैं और उस अतीत का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वर्तमान के लिए, एक खास तरह की लेजिटिमेसी ढूंढने के लिए। एक और चीज 20वीं सदी के इतिहास में होती है, वो ये होती है कि इतिहास बहुत बड़े जो समाज में विवाद चल रहे हैं उनका आर्बिटर भी हो जाता है। बहुत बड़े जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो डिमांड के मुद्दे हैं, जो अधिकार के मुद्दे हैं, लगता है उन पर भी फाइनल वर्डिक्ट इतिहास में ही आएगी। 1940 में एक दावा आया भारतीय मुस्लिम लीग की तरफ से कि भारत के मुस्लिम्स जो है वो एक समुदाय नहीं है, वो एक नेशन है, वो एक राष्ट्र है। अब ये बात कैसे तय होगी कि वो राष्ट्र है या नहीं? ये सिर्फ ऐसे तय हो सकती है कि आपको अतीत में जाना होगा और अतीत में देखना होगा। तो अतीत को अलग अलग तरह से देखने की कोशिश की। जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अतीत को देख के बताया कि ऐसा कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हमारा अतीत जो है उसमें बाय एंड लार्ज तमाम धर्म के लोग जो हैं वो कभी लड़ते झगड़ते हैं लेकिन एक तरह से रह रहे हैं, कोई ऐसा हमको सेपरेट अलग नेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लोग एक अलग मुस्लिम नेशन की वकालत कर रहे थे, उन्होंने उस इतिहास को बहुत अलग तरीके से देखा। इंडिपेंडेंट इंडिया में मंदिर मस्जिद के मसले आए, यहाँ कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद था, विली निली धीरे धीरे ये सारे मसले वो थे जिनका कि लग रहा था कि जिनका जवाब जो है वो हमारे अतीत में है और इसलिए हमको अतीत में जाना पड़ेगा। तो इतिहास का अध्ययन सिर्फ अतीत को समझने भर के लिए नहीं रहा, वो ये भी हुआ कि हमारे आज के, हमारे वर्तमान में जो बहुत ही विवादास्पद मुद्दे हैं, जो क्लेम और काउंटर क्लेम हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्टेस्ट है, जो झगड़े हैं बड़े बड़े, लग रहा है कि उन सबका जवाब जो है वो हमारे अतीत में है। हम लोग उसके लिए अतीत में जाना होगा और अतीत को फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से पढ़ने की, समझने की, देखने की कोशिश की। तो 20वीं सदी में आके ये होता है कि इतिहास का अध्ययन सिर्फ अपने अतीत को समझने भर तक नहीं रहा, जो कि इतिहास का मतलब है। इतिहास ऐसा हुआ था, जो जैसा हुआ था उसको हम जाने। इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहुत सारे दावे, बहुत सारे क्लेम, बहुत सारी अस्मिताएं, उनके फुलफिलमेंट और उनकी लेजिटिमेसी के लिए इतिहास का इस्तेमाल होने लगा। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में इतिहास इतनी कॉन्टेस्टेड और इतनी विवादास्पद और इतने क्लेम और काउंटर क्लेम का फील्ड क्यों बन गया है। इसलिए कि इतिहास के सामने
इतिहास के समक्ष, इतिहास लेखन के समक्ष समाज की तरफ से, शासकों की तरफ से, लोगों की तरफ से बिल्कुल नई नई चुनौतियां आई और नई नई उनकी अपेक्षाएं इतिहास से। आज हमारा इतिहास जो है और इतिहास लेखन वो 4 दिशाओं में फैल चुका है, उसमें बहुत बड़ा विस्तार आया है और वो 4 तरीके से वो विस्तार आया है। पहला विस्तार तो बहुत स्पष्ट है, हमारा अतीत लगातार बढ़ रहा है, हम अब भूलते नहीं है। जैसे कि पहले लोग अपना अतीत भूल जाते थे, 2-3 जनरेशन से ज़्यादा मेमोरी, हिस्टोरिकल मेमोरी 3 या 4 जनरेशन से ज़्यादा नहीं चलती थी, अब वो नहीं होता है। हमें अपना पुराना अतीत तो याद रहता है, लेकिन नया अतीत हमारा लगातार बढ़ता रहता है। हर लम्हा, हर पल, हर दिन जो है वो इतिहास हमारे लिए बन जाता है, वो अतीत बन जाता है। तो अतीत लगातार बढ़ रहा है, हिस्ट्री लगातार बढ़ रही है, साथ ही साथ नई थीम्स, नए विषय वस्तु आ रहे हैं। किसी ने कहा और सही कहा कि हर हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है। तो एक समाज में जो भी नए सवाल आते हैं वो भी इतिहास के सवाल बन जाते हैं। जैसे जब हम लोग और अखलाक साहब हिस्ट्री पढ़ते थे आज से 30-40 साल पहले, तो जाति के ऊपर, जेंडर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जाते, वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा नहीं थे। लेकिन आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कास्ट, जेंडर, एनवायरनमेंट इसके बगैर कोई हिस्ट्री पूरी नहीं होगी। तो हमें हिस्ट्री, हमारी अतीत हमारा वही है, लेकिन हमारे नए सवाल लगातार जुड़ रहे हैं और ये सवाल हमारे वर्तमान से आ रहे हैं। जो वर्तमान के सरोकार हैं, समस्याएं हैं, वो हमें सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का जवाब हमें, उसके लिए हमें अतीत में जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ नई थीम के अलावा नए नजरिए, नए पर्सपेक्टिव्स भी आ रहे हैं इतिहास को देखने के, अतीत को देखने के। तो हमारा अतीत पूरा बढ़ रहा है, हमारे अतीत को लेके नए सवाल, नई थीम्स बढ़ रही हैं और उन नई थीम्स को देखने का के पर्सपेक्टिव, नए नए नजरिए भी बढ़ रहे हैं। तो ये लगातार इतिहास में बहुत बड़ा विस्तार आ रहा है। और चौथा जो बड़ा विस्तार है वो ये है कि हमारे इतिहास का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अब वो सिर्फ अतीत की समस्या नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों की तलाश है, रूट्स की तलाश है। बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे समूह, बहुत सारे समाज अपने रूट्स को देखना चाहते हैं, इसलिए कि लेजिटिमेसी उनको वहीं से मिलेगी। तो उसके लिए उनको इतिहास में जाना होता है और अपने कई दावों के लिए दलील भी उनको चाहिए होती है। वो एक क्लेम रखते हैं और इस क्लेम के लिए उनको सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए होती है, दावे के लिए दलील, वो भी उनको इतिहास से मिलती है। तो इतिहास या अतीत बहुत बढ़ता हमारे सामने जा रहा है और इसमें भी इतिहास लेखन के लिए, हमारे जैसे हिस्टोरियंस के लिए एक नई चुनौती रखती है। आज की दुनिया में दोस्तों, इतिहास लेखन की जो दुनिया है, जो बहुत बड़ी दुनिया हो गई है, उसमें 5 अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स हैं या 5 अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई इतिहासकारों का एक छोटा सा समुदाय नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से इतिहास के साथ जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इतिहास के साथ अपना रिश्ता बना रहे हैं, इतिहास को लिख रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। 5 इस तरह के लोग हैं और इन 5 के बीच में हमें फर्क करना या उस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम बेहतर इतिहास को समझ पाएंगे, वरना बहुत कुछ इतिहास के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं। पहला तो मैं कहूँगा एक आइवरी टावर हिस्टोरियन मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो पेशेवर प्रोफेशनल हिस्टोरियन हैं, उनका पूरा कमिटमेंट है हिस्ट्री राइटिंग के प्रति। कमिटमेंट से मतलब ये है कि तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखा जाएगा, एक खास लेखन पद्धति है, मेथोडोलॉजी के आधार पर लिखा जाएगा और एक आप किसी पैराडाइम या विश्व दृष्टि का हिस्सा होते हैं जिसके अंतर में लिखते हैं। तो डेटा, मेथोडोलॉजी, पैराडाइम, इनकी तरफ पूरी फिडेलिटी, पूरी तरीके से वो इन्हीं के आधार पर लिखते हैं। उनका विचारधारा से उनको कुछ लेना देना नहीं है, आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल, विचारधारा शून्य है, लेकिन वैलिड प्रोसीजर्स ऑफ इंक्वायरी उन पर पूरा विश्वास है। वो क्लिनिकल हिस्टोरियंस हैं, फिर उनका जो हिस्टोरिकल कंक्लूजन है वो समाज के हित में है या नहीं है, समाज के लिए अच्छा है या नहीं है, उससे उनका मतलब नहीं होता है। उनका पूरा का पूरा जो कमिटमेंट है, पूरा उनकी प्रतिबद्धता है, वो इस क्राफ्ट के प्रति है, इतिहास लेखन के प्रति है और उसकी जो पूर्व शर्तें हैं, उसके जो नियम हैं। इसके अलावा उनके इतिहास का कोई
पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे करेगा नहीं करेगा, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्राफ्ट के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। उनको मैं कहूँगा आइवरी टावर हिस्टोरियंस, जो आइवरी टावर अलूफनेस के आइवरी टावर में बैठे हुए, लेकिन हिस्ट्री की तरफ उनकी पूरी प्रतिबद्धता है। दूसरे वो है प्रोफेशनल हिस्टोरियंस। वो है तो प्रोफेशनल हिस्टोरियन, उनकी भी प्रतिबद्धता पूरी इतिहास की पूर्व शर्तों को लेकर है, डेटा, मेथोडोलॉजी, पैराडाइम पर है, लेकिन एक उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सोशल अकाउंटेबिलिटी भी है। उनका ये भी मानना है कि हम जो इतिहास के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वो सिर्फ एक खास वैक्यूम में नहीं आ रहे हैं, वो एक खास तरह के समाज में आ रहे हैं। वो हो सकता है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, हो सकता है कि हमारे समाज का कुछ नुकसान भी करें, तो हमें सोचना पड़ेगा। हम इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, नैतिक सामाजिक अकाउंटेबिलिटी भी है। दोनों के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। हमारा हिस्टोरियन क्राफ्ट की तरफ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन एक समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ के हम सिटीजन हैं, उसके प्रति भी अकाउंटेबिलिटी। ऐसे इतिहासकार अक्सर एक खास विचारधारा में तो विश्वास रखते हैं, वो कोई भी विचारधारा हो सकती है, लेकिन वो विचारधारा को एक सोशल वैल्यू या एक मूल्य की तरह रखते हैं। तो उनके लिए सेक्युलरिज्म, एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, वो एक विचारधारा नहीं है, उसका कोई ऑपोजिट नहीं है। विचारधारा की काउंटर विचारधारा भी होती है। सोशल वैल्यू का कोई काउंटर सोशल वैल्यू नहीं होती है। ईमानदारी का कोई ऑपोजिट वैल्यू नहीं होती है। प्लूरलिज्म की तरफ, सेक्युलरिज्म की तरफ, या कॉम्पोजिट इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म की तरफ, ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक वैल्यू है जिन्हें की एडवांस करना है। तो अच्छा इतिहास लेखन वो है जो कि इतिहास के तथ्यों के साथ तो खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो हमारे समाज की वैल्यूज हैं, कॉन्सेंसुअल वैल्यूज हैं, सर्वसम्मति की जो वैल्यू है, मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, इनको आगे बढ़ाएगा, इनका नुकसान नहीं करेगा, इनका डैमेज नहीं करेगा। पहले और दूसरे तरह के हिस्टोरियंस में फर्क ये है कि दोनों की प्रतिबद्धता इतिहास की तरफ है, लेकिन जो दूसरी श्रेणी के इतिहासकार हैं उनकी एक प्रतिबद्धता, उनकी एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी है, सामाजिक जवाबदेही भी है। हम जिस समाज में पल पढ़ रहे हैं, जिस समाज ने हमें इतिहासकार बनाया है, उस समाज की तरफ हमारी एक जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो विचार सामने रखें जो कि कलेक्टिवली पूरे समाज को आगे ले जाएं। जो समाज का डीएनए है, हमारे भारतीय समाज का डीएनए है प्लूरलिज्म, उसको आगे ले जाए, उसको डैमेज ना करें। तीसरे तरह के हिस्टोरियंस वो हैं जो कि एक खास स्पष्ट विचारधारा या एक विचारधारात्मक रुझान के साथ में, एक खास पर्पस के साथ में हिस्ट्री लिखते हैं। वो फैक्ट को तो देखते हैं, लेकिन रेलेवेंट फैक्ट को ही देखते हैं। उनको हम एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्टोरियन भी कह सकते हैं। उनकी एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसके लिए लिखते हैं। वो किसी धर्म के बारे में हो सकती है, किसी जाति के बारे में, जेंडर के बारे में हो सकती है। उनका एक अपना सवाल है, एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उससे ज़्यादा बाहर के या उसके इतर बहुत सारे सवालों को वो नहीं देखते हैं। तो वो तथ्य देखते हैं, फैक्ट देखते हैं, मेथोडोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके सामने उनके वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो वो एक तरह से वो अपने हिस्टोरियंस क्राफ्ट को कुछ उद्देश्यों के लिए सबऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। वो हिस्टोरिकल क्राफ्ट को नीचे ला सकते हैं, उनके जो अपने सरोकार हैं वो उनको ऊपर रख सकते हैं। तो वो हैं तो हिस्टोरियन, लेकिन मैं उनको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्टोरियन कहूँगा। जो खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, सोशल, उसको वो केटर कर रहे हैं, और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे जो इतिहासकार हैं वो वस्तुतः इतिहासकार हैं नहीं, वो दावा करते हैं इतिहासकार होने का, लेकिन वो इतिहासकार नहीं है। वो किसी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर इतिहास लिखते हैं। वो तथ्यों पे उनका ध्यान नहीं रहता है, उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर ध्यान रहता है। तो वो उसके लिए एक खास विचारधारा के तहत सरकार के लिए, एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए, किसी के लिए लिख सकते हैं। वो तथ्यों को छिपा सकते हैं, तथ्यों को दबा सकते हैं। उनका एक खास उद्देश्य है जो महत्वपूर्ण है, बस वही उनका इतिहास है। तो वो इतिहास का दावा तो रखते हैं, लेकिन जो इतिहास लेखन की पूर्व शर्तें हैं, इतिहास लेखन का जो क्राफ्ट है, उसकी तरफ उनकी कोई जवाबदेही, कोई प्रतिबद्धता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पर इस तरह का इतिहास काफ़ी चल रहा है, जिसमें कि किसने लिखा है वो नहीं पता रहता है,
और जिस तरह के विचार आ रहे हैं, पार्टिजान इतिहास है, वो खास मकसद से, खास उद्देश्य से कुछ लोगों को एंटेगनाइज करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन उसका जो इतिहास लेखन की पूर्व शर्तें हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा सरोकार या बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। पांचवी कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है जो कि ऐतिहासिक ज्ञान और ऐतिहासिक विचारों के कंज्यूमर हैं, वो उनको लेते हैं। वो इतिहासकार नहीं है, लेकिन उनकी इतिहास में दिलचस्पी बहुत है। वो कभी इतिहासकार के पास जाते हैं, कभी किसी टीचर के पास जाते हैं, कभी किसी पत्रकार के पास जाते हैं और इतिहास के सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आज से 500 साल पहले आप तथ्य के आधार पर बताइए कि क्या ऐसा है कि एक मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद गिरी। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन आप तथ्य के आधार पर हमको बताइए। ऐसा है कि जाति को लेके, धर्म को लेके, जेंडर को लेके, इक्वालिटी इनइक्वालिटी को लेके, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को लेके बहुत सारे उनके पास सवाल हैं अतीत को लेके। आर्य बाहर से आए थे या यहीं के थे, और वो उन सवालों का जवाब चाहते हैं और वो पूरी ईमानदारी के साथ वो उन सवालों का सही जवाब चाहते हैं। उनमें इतिहास के लिए भूख है, वो ऐतिहासिक विचारों को कंज्यूमर है, लेकिन अक्सर वो एक जो वैलिड हिस्टोरियन है और जो नॉन हिस्टोरियन है, फेक हिस्टोरियन है, उनमें वो फर्क नहीं कर पाते, लेकिन वो कंज्यूमर हैं। उनके सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो उनकी की वो जवाब उनका ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इतिहास लेखन की दुनिया जो कि बहुत जटिल, बहुत पेचीदगी भरी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, उसमें ये 5 तरह के अलग अलग एक्टर या स्टेक होल्डर्स हैं। आइवरी टावर हिस्टोरियंस, वो हिस्टोरियंस जो कि मेथोडोलॉजी में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ इडियोलॉजी जिसको कि वो वैल्यू की तरह बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्सेंसुअल वैल्यूज। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्टोरियंस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नॉन हिस्टोरियंस, उनको तो हिस्टोरियन हम कह नहीं सकते, और कंज्यूमर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। और इन्हीं के बीच में आज हमारा इतिहास लेखन, उसकी डेस्टिनी, उसका भविष्य जो है वो इन्हीं के बीच में एक तरह से झूल रहा है। अंत में मुझे लगता है कि जो आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसका कि हमारा देश हिस्सा है, जिस समय में हम रह रहे हैं वो भी उसका हिस्सा है, आधुनिक विश्व ने इतिहास लेखन के समक्ष में काफ़ी नई तरह की चुनौतियाँ दी हैं। हमारे लिए, हम हिस्टोरियंस के लिए बहुत नई तरीके की चुनौतियाँ आई हैं। जीवन का एक लोकतांत्रिकरण हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है 20वीं सदी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक यूनिवर्सलाइजेशन भी हुआ है, जिस तरह से दुनिया कनेक्ट हो गई है, तो एक लिव्ड लाइफ का एक यूनिवर्सलाइजेशन भी हुआ है, जिसने की नई चुनौतियाँ दी हैं। नेशन स्टेट सिस्टम जो कि 19वीं सदी से पहले नहीं था, 19वीं सदी में आया है, उसने एक नई चुनौती दी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अस्मिता का सवाल जो है, आइडेंटिटी का, रूट्स का सवाल, ये देशों के लिए, समाजों के लिए, समूहों के लिए, ग्रुप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अपने जड़ों की तलाश और एक खास तरह का पर्टिकुलरिज्म। एक तरफ यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पर्टिकुलरिज्म की भूख, उसकी इच्छा भी लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा है। मैं दुनिया का सदस्य तो हूँ, लेकिन मैं किस खास धर्म का, किस जाति का, किस समुदाय का, किस शहर का, किस गांव का सदस्य हूँ, ये पर्टिकुलरिज्म की भी एक क्रेविंग जो है लोगों में आ गई है। इन सब ने मिलके डेमोक्रेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, नेशन स्टेट सिस्टम, अस्मिता के सवाल और रूट्स की तलाश, पर्टिकुलरिज्म, इन सब ने मिलके इतिहास लेखन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी। इतिहास की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से इतिहास लेखन मुश्किल भी हो गया है और इतिहास लेखन की बहुत सारी दुविधाएं और बहुत सारी समस्याएं वो भी उसी दुनिया से आ रही हैं। तो जिस आधुनिक विश्व ने इतिहास से बहुत ज़्यादा उम्मीदें और अपेक्षाएं रखी हैं, उसी आधुनिक विश्व ने अच्छे इतिहास को लिखने के सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी हैं। और इन्हीं सबसे जो है वो इतिहास लेखन को जूझना है और आगे बढ़ना है। यही हमारे सामने आज की चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम